हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में मैं आपको लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ के बारे में बताऊंगा और जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ क्या होता है? इसके पहले हमने आपको कूलॉम्स लॉ के बारे में बताया था कि जो है दो चार्ज के बीच में जो है जो फोर्स लगता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होता है वो क्या होता है, उसके लिए एक फार्मूला आया था। F इज टू क्या फार्मूला आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही जो है कोई और मीडियम है, ये क्या है, वैक्यूम में है। और अगर किसी और मीडियम की बात करेंगे तो जो है क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये था, जहां के क्या था, एक जो है मीडियम का क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या था ये? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटेशन की बात करें कि तो जो है हम पहला जो पॉइंट क्या है कि जो है ये लॉ जो है अप्लीकेबल होता है किसके लिए? फॉर चार्ज एट रेस्ट। मतलब जो भी चार्ज है वो किस में रहना चाहिए? रेस्ट में रहना चाहिए। रेस्ट का मतलब होता है वो स्टैटिक कंडीशन में होना चाहिए। स्टैटिक कंडीशन में होगा, अगर Q1 और Q2 रेस्ट में है तभी ये फोर्स अप्लीकेबल होगा। अगर ये जो है डायनेमिक होगा, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, अगर चार्ज मूव करने लगा तो क्या होगा? वो डायनेमिक कंडीशन में आएगा। और जब चार्ज का मूवमेंट होता है तो वहां पे क्या होता है? करंट होता है। वहां पे क्या आता है? करंट आता है। और करंट जब आता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स भी जो है डेवलप होने लगते हैं। इस वजह से ये जो है जो कूलॉम्स लॉ का एप्लीकेशन है, ये जो है क्या है कि ये अप्लीकेबल होगा किसके लिए? चार्ज एट रेस्ट के लिए होगा। राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दिस कूलॉम लॉ इज अप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। मतलब ये जो कूलॉम लॉ है वो केवल पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल होता है। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है बहुत छोटा चार्ज। अगर जो है दो चार्ज, मान लीजिए Q1 और Q2 का डिस्टेंस इतना ज्यादा है, ठीक है, लेकिन इस चार्ज की वैल्यू बहुत ही कम है, तो उस केस में जो है हम उसको क्या कहेंगे? पॉइंट चार्ज कहेंगे। मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है बहुत ही कम होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो जो है तभी जो है ये कूलॉम्स लॉ अप्लीकेबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? नॉट एन यूनिवर्सल लॉ। ये जो है जो लॉ है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यूनिवर्सल लॉ क्या होता है कि फोर्स जैसे लग रहा है तो ये हर जगह फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए, यही सेम होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फोर्स की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। किस मीडियम में जो है आप चार्ज को रखे हुए हैं इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप वैक्यूम या एयर में रखे हैं तो जो है फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपने मीडियम चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा? 1/k हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, जब आप फोर्स जो है इसमें आप रख रहे हैं एयर में, जब फोर्स आप जब जो है Q1 Q2 को एयर में रख रहे हैं या वैक्यूम में रख रहे हैं तो फोर्स क्या होगा? फोर्स की वैल्यू कम आ रही, सॉरी फोर्स की वैल्यू ज्यादा आ रही है। अगर आप मीडियम में रख रहे हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। किसी मीडियम की बात करें तो एयर और वैक्यूम के लिए 1 माना जाता है, K इक्वल टू 1, और इसके लिए क्या हो जाता है? ग्रेटर देन 1 हो जाता है, जिसकी वजह से ये चीज ज्यादा होगी तो ये चीज कम हो जाएगी। मतलब किसी और मीडियम में अगर जो है कोई फोर्स लग रहा है, Q1 Q2 जो है एयर में रखा है, ठीक है, एयर में मान लीजिए रखा है और उस पर फोर्स लग रहा है मान लीजिए 10 न्यूटन का, और आपने ऐसे मीडियम में भेज दिया जिसका जो है के की वैल्यू कितनी है, जिसमें के की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू मान लीजिए जो है 3 है। ठीक है, तो इस मीडियम में फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10/k हो जाएगी। और 10/k कितना हो जाएगा? 10/k कितना हो जाएगा? 10/3, और ये कितना हो जाएगा? 3.33। मतलब फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है? घट जा रही है। किसी और मीडियम में रखने पे फोर्स की वैल्यू घट जा रही है। तो ये फोर्स कहने का मतलब है, जो फोर्स है वो जो है, ये फोर्स जो है किस पे डिपेंड करता है? जो है के की पे डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। तो यूनिवर्सल लॉ इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, क्योंकि जो है हर एक मीडियम में जो है इस फोर्स की वैल्यू जो है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको लिमिटेशन के बारे में अच्छी तरीके से पता चल गया। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे इसमें सुपरपोजिशन। नेक्स्ट बच्चों हम लोग जो है देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है इसके बारे में देखते हैं कि ये जो है प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर जो है एक सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हैं, तो किसी एक चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है ना,
अगर किसी एक चार्ज के कारण दूसरे पे जो फोर्स लग रहा है वो जो फोर्स पे जो है बाकी सब चार्ज के कारण इन्फ्लुएंस नहीं करता है, मतलब उस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए जो है हमने जो है यहाँ पे क्या दिखाया आपको, मान लीजिए जो है हमने एक ट्रायंगल लिया है, एक मैंने ट्रायंगल लिया है और ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं कौन से, ए बी सी, एक जो है ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं ए बी। ए पे चार्ज मान लीजिए प्लस Q1 है, बी पे चार्ज क्या है प्लस Q2 है और सी पे चार्ज क्या है प्लस Q3 है। ठीक है, हम ये ले लिए। ठीक है, अब जो है हम देखेंगे कि जो है इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ये नहीं कि ये भी जो है इसको कुछ इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब इन दोनों पे जो ये चार्ज जो है इसके पास में दो चार्ज जो है रखे हुए हैं, पास में कितने, दो चार्ज। तो इस चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इसके कारण इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, मतलब इस चार्ज पे अगर हम फोर्स की बात करें तो जो है देखिए दो प्लस चार्ज है तो इस पे एक जो है फोर्स क्या लगेगा, इस तरफ लगेगा, अवे लगेगा, इसको मान लिया हमने Fc। ठीक है, और इस पे और फोर्स कौन सा लगेगा, Q1 के कारण भी लगेगा, इस पे क्या लगेगा, इस तरफ लगेगा, इसको हमने मान लिया जो है Fc2 मान लिया और इसको मैंने मान लिया Fc1 मान लिया, मतलब 1 के कारण Fc1, 2 के कारण फोर्स Fc2 है। तो अगर हमें सुपरपोजिशन थ्योरम ये हमें जो है बताता है कि हम इस पे जो है हम रिजल्टेंट फोर्स अगर निकालना हो, इस पे क्या है दो फोर्स लग रहे हैं, क्या है दो फोर्स लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स हम इस पे लिख सकते हैं। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, परिणामी बल, मतलब इन दोनों फोर्स को हटा के एक सिंगल फोर्स लगा दिया जाए तो उसका इफेक्ट सेम आएगा जो इन दोनों फोर्स के कारण लग रहा था, उसको हम क्या कहेंगे, जो है रिजल्टेंट फोर्स। तो अगर हम रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो हम उसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, Fc1 वेक्टर प्लस Fc2 वेक्टर। ठीक है, Fc1 वेक्टर प्लस Fc2 वेक्टर, और इसी वेक्टर को जो है आपस में जो आपने ऐड किया इसी को कहते हैं वेक्टर सम, इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर सम। ठीक है, अगर स्केलर होता तो डायरेक्टली सम कर देते, लेकिन वेक्टर है तो हम वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम का मतलब होता है डायरेक्शन के साथ आप ऐड कर रहे हैं। अब इसको अगर हमें स्केलर में जो है कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको जो है रिजॉल्व करना पड़ेगा, Fc1 को रिजॉल्व करना पड़ेगा एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे ही Fc2 को भी परपेंडिकुलर और जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व करना पड़ेगा और फिर हमें ऐड करना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो फिर हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपने पहले क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि दो वेक्टर जो है मान लीजिए F1 और F2 किसी एंगल पर जो है लग रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है, क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर की बात करें तो क्या होगा, F1 प्लस F2 वेक्टर। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें तो R जो है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ये आता है। ठीक है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्लियर, तो ये मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन की बात करें तो जो है tan थीटा इज इक्वल टू, या थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स F2, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स F2 sin थीटा, F2 sin अल्फा, F2 sin अल्फा। ठीक है, F2 sin अल्फा, मान लीजिए ये अल्फा है तो ये अल्फा है, F2 sin थीटा अपान F1 प्लस F2 cos थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम कैलकुलेट करते थे लास्ट के जो है क्लासेस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का जो है फायदा क्या होता है, हमें रिजल्टेंट फोर्स को जो है कैलकुलेट करने पे। ठीक है, कई कितने भी वेक्टर लग रहे हो, कितने भी जो है चार्ज हैं, उसमें जो फोर्स आएगा इफेक्ट हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस अप्लाइड बाय अदर चार्जेस ऑन दिस चार्ज। वही हमने किया है कि इस चार्ज पे इसके कारण जो फोर्स लग रहा है ये, और इस चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है Fc1, इन दोनों को क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। तो इस तरीके से वेक्टर सम करके हम आसानी से रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इस पे अगर देखेंगे तो इस पे भी जो है फोर्स लगेगा, एक इसके कारण क्या लगेगा, इसके कारण जो है, इसके कारण अवे लगेगा इस तरफ, और इसके कारण क्या लगेगा, इधर लगेगा। ऐसे इस पे भी दो फोर्स लगेंगे, एक इधर लगेगा और एक क्या लगेगा, इधर लगेगा, है ना। तो इन दोनों चार्ज के कारण इस पे फोर्स लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आपको पता है दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्शन या जो है रिपल्सन हो सकता है, और उसकी वैल्यू कूलम्ब्स लॉ से हम जो है लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू कूलम्ब्स लॉ से लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है रिजल्टेंट वेक्टर आसानी से हम कैलकुलेट
कर सकते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए ये 2 वेक्टर था तो आसानी से कर लिया गया। मान लीजिए जो है यहाँ पे कई और होते, मान लीजिए जो है ऐसे जो है चार्जेस 4 चार्ज होते, मान लीजिए यहाँ पे Q1, Q2, Q3 और Q4, तब कैसे करते? तब जो है Q1 के कारण Q3 पे फोर्स क्या होता है, इधर होता, Q2 के कारण इधर होता, Q4 के कारण इधर होता। अब इस पे 3 फोर्स लग रहे हैं। कितने फोर्स लग रहे हैं? 3 फोर्स लग रहे हैं। तो इसका हम कैसे जो है रिजल्टेंट पता करेंगे? तो इसको भी आसानी से रिजल्टेंट हम पता कर सकते हैं। रिजल्टेंट पता करने के लिए हम सारे वेक्टर्स जो कि जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में है उनको छोड़ के बाकी जो इंक्लाइंड है उनको हम रिजॉल्व कर लेंगे। रिजॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जितनी फोर्स है उसको हम एक्स डायरेक्शन में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड कर लेंगे इस तरीके से, तो जो आएगा उसको हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट का, वो क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ऐसे ही वर्टिकल डायरेक्शन में जो है हम सारे फोर्सेस को लिख सकते हैं। ठीक है, वो क्या होगा, वो जो है जितना भी आएगा वो क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा। जैसे हम इसको कंपोनेंट कर लेंगे तो क्या होगा, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। अब इसको भूल जाए तो नेट फोर्स इधर और इधर आ रहा है। अब 2 फोर्स में हमने कन्वर्ट कर लिया, फिर हम आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या होगा, ये सिग्मा एफएक्स होगा, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, आर कॉस थीटा, और ये क्या होगा, आर साइन थीटा। तो इस तरीके से हमें दोनों मिल जाएंगे और फिर इनका स्क्वायर करके वो कर लेंगे तो आसानी से हमें जो है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो है सबसे बड़ा फायदा न्यूमेरिकल को लगाने में है कि जो है 4 चार्जेस दिया है, 5 चार्ज दिया गया है, 4 चार्जेस स्क्वायर बना रहे हैं, 3 चार्ज ट्रायंगल बना रहे हैं, तो उस केस में किस तरह से फोर्स को हम लिखेंगे, तो जो है वहां पे ये जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वो आसानी से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज क्या है कि जो है हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए यूज होता है। जब एक जो है कई सारे चार्ज आपस में जो है कहीं पे रखे हुए होते हैं तो एक चार्ज पे बहुत सारे चार्ज के कारण फोर्स कितना लग रहा है वो हम आसानी से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। वेक्टर में मैग्नीट्यूड कैसे हम निकालते हैं, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, और फिर जो है हम उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये सब सारी चीजें 11th में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों हम जो है देखते हैं, नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।